देखिए बच्चों, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के लक्षण। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इन्हीं बातों को इसमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग आदर्श विलयन के लक्षण। आदर्श विलयन के लक्षण। ठीक है, आदर्श विलयन के लक्षण की बात करें, शांत रहो, इधर ध्यान दीजिए। आदर्श विलयन के लक्षण की बात करेंगे तो हम पहले ही बात करेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये पहला लक्षण हो गया इसका, कि कोई भी आदर्श विलयन होगा उसको हम किसी भी परिस्थिति में रखें, सामान्य ताप एवं दाब पर रखें, चाहे टेम्परेचर को कम बेसी करके रखें, वो किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरा इसका लक्षण हो गया आदर्श विलयन की एंथैल्पी में, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन की एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है, अर्थात डेल्टा एच बराबर 0 होता है। ठीक है, डेल्टा एच का मान जो हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा, इसके एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरे गुण की बात करें, आदर्श विलयन में, आदर्श विलयन के आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात डेल्टा भी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे चौथे गुणधर्म में इसके, कि चौथा इसका लक्षण क्या होगा, तो आदर्श विलयन के विलेय या विलायक या फिर पूरे विलयन के अणुओं की संरचना, आकार या फिर बनावट कह सकते हैं, इनके बीच कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती, अर्थात इनके सारे गुणधर्म, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो चाहे वो रासायनिक गुणधर्म हो, सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आदर्श विलयन, विलयन में विलेय क्या मान, विलायक तथा विलयन, विलयन के गुणधर्म आपस में समान होते हैं, समान होते हैं। ये रहा 4 लक्षण आदर्श विलयन के। ठीक है, ये चारों के चारों लक्षण आप देख पा रहे होंगे कि आदर्श विलयन में ये लागू होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लक्षण क्लियर हो गए होंगे। सिंपल व्यू में आपको मैंने इस तरह की बातों को बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन के लक्षण। चूँकि जो आदर्श विलयन में फॉलो कर रहा है वो अनादर्श विलयन में फॉलो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे कह सकते हैं कि अनादर्श विलयन किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। अनादर्श विलयन में एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन में आयतन में भी परिवर्तन होता है। और आदर्श विलयन तो हम कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे के गुणधर्म जो है समान होंगे,
परंतु अनादर्श विलयन में सभी के गुणधर्म समान नहीं होते हैं। इसी बात को समझाना है आपको, तो इसको मिटाएं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग समय समय पर लेते रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट आप लेकर एक बार उसको अच्छे से देख लेंगे या फिर नोटबुक पे नोट कर लेंगे। चलिए अनादर्श विलयन की बात करते हैं। अनादर्श विलयन के लक्षण, विलयन के लक्षण। अनादर्श विलयन के लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो इसका पहला ही लक्षण लिखते हैं, पहला नंबर पर। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। दूसरा, अगर दूसरा इसका लक्षण देखें तो हम बोलेंगे कि अनादर्श विलयन की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। अर्थात ये निश्चित नहीं होता, ये बदलता रहता है, अर्थात डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। तीसरा गुण की बात करेंगे तो अनादर्श विलयन का आयतन भी परिवर्तित होता रहता है। ठीक है हो, अनादर्श विलयन का आयतन भी परिवर्तित होता रहता है, अर्थात डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं होगा। चौथा की बात करेंगे, अनादर्श विलयन के विलायक विलेय तथा विलयन के गुणधर्म समान नहीं होते हैं। जो ये स्थितियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब अनादर्श विलयन के लक्षण हैं कि अनादर्श विलयन कैसे कैसे लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी बातें। ठीक, क्लियर हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपना सब कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक, अनादर्श विलयन के गुण की बात करते हैं तो जो आदर्श विलयन का गुण था उसका विपरीत हो जाएगा। अनादर्श विलयन के अणुओं की आकृति एवं संरचना आपस में समान नहीं होते हैं। और दूसरे गुणधर्म की बात करें तो दूसरे में जैसे आदर्श विलयन के प्रत्येक अणुओं और अवयवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल समान होता था, तो इसमें समान नहीं होगा। अनादर्श विलयन में अवयवों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलयन के मध्य
मध्य लगने वाले आकर्षण बल के समान नहीं होता है। ठीक, यही दोनों विलयनों के गुणधर्म हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और इसके आगे कल चलेगा अगले टॉपिक में। ठीक है, रोक दीजिए। आता है अनादर्श विलयन का प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अनादर्श विलयन के प्रकार क्या होते हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार। अनादर्श विलयन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से वो प्रकार हैं? तो अगर हम बात करें इनके प्रकारों की, तो पहला प्रकार हो जाएगा धनात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन। तो इसका पहला प्रकार हो जाएगा धनात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है बच्चों, ठीक। ये दो प्रकार के अनादर्श विलयन होते हैं जिसमें हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की बात करते हैं। ठीक, तो राउल्ट के नियम के अनुसार वह अनादर्श विलयन जो धनात्मक प्रक्रिया दिखाता है, अर्थात कि जब किसी पात्र में हम द्रव विलयन को डालते हैं तो द्रव विलयन में जो भी वाष्प दाब लग रहा है उन प्रत्येक घटकों या अवयवों का वाष्प दाब उस पहले वाले वास्तविक वाष्प दाब से अधिक का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम धनात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन कहते हैं। परंतु जब हम ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन की बात करेंगे तो उनमें जब ग्राफ खींचा जाएगा तो जो उनके घटक होंगे वो उनके घटकों का जैसे कम वाष्प दाब प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे ग्राफ में प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे मैं धनात्मक विचलन, सांद्रे राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित घटकों के वाष्प दाब से पूरे विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है तो इस प्रकार के विलयन को
धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के विचलन वाले विलयन को अनादर्श विलयन कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं बच्चों? कि आप देख लो कि जो विलयन, अगर हम दोनों घटकों की बात करें विलेय तथा विलायक की, तो जो विलयन यहाँ पे वाष्प दाब पूरे विलयन का जो होगा वो दोनों घटकों विलेय और विलायक के जो दोनों घटकों का वाष्प दाब होगा, विलेय का वाष्प दाब प्लस विलायक का वाष्प दाब, विलेय का वाष्प दाब प्लस विलायक का वाष्प दाब, ये दोनों का वाष्प दाब कम होगा। किससे कम होगा? विलयन के वाष्प दाब से। विलयन का वाष्प दाब से ये दोनों का, विलेय का और विलायक का, दोनों का जो वाष्प दाब होगा वो पूरे विलयन के वाष्प दाब से कम होगा। तो इस प्रकार के विलयन को धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन कहा जाता है। इसको सांकेतिक रूप में दिखाना चाहें तो PT बड़ा होगा PA या फिर XA भी कह सकते हैं प्लस PB। दोनों का वाष्प दाब जोड़ेंगे विलेय का और विलायक का, तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरे विलयन के वाष्प दाब से इनका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसका अगर यदि ग्राफ दिखाना हो तो मैं अभी इसका ग्राफ दिखा दूं, तब तक कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं मिटा के ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, चलिए इसका मैं ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूं कि इसका ग्राफ कैसे प्रदर्शित होगा धनात्मक विचलन का। ठीक है, मिटाएं, चलिए धनात्मक विचलन का ग्राफ। अगर धनात्मक विचलन के अगर ग्राफ की बात किया जाए तो यहाँ पे हम दो इस तरह से अक्षस खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जब इसके ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे तो एक विलेय का होगा और एक विलायक का होगा। दोनों का जो ग्राफ बनाने के लिए बनेगा, मान लेते हैं कि ये इस तरह से प्रदर्शित होगा और दूसरा इस तरह से प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो इसका जो धनात्मक विचलन होगा तो इस स्थिति में एक इस तरह का ग्राफ प्रदर्शित करेगा, एक इस तरह का ग्राफ प्रदर्शित करेगा, और दोनों को जो मिलाए थे और इसका पूरा का पूरा इस तरह का ग्राफ प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे PT बड़ा होगा PA प्लस PB से। ठीक है, इसमें आपको मानना होगा कि ये हमारा PA है, PA इसको अगर हम PA दिखाना चाहें, इसको PB दिखा दें PB, और ये वाला दिखा दें PA। ठीक है, तो PB बड़ा होगा PB नॉट XB से, और PA बड़ा होगा PA नॉट XA से। तो ये हमारा यहाँ पे ग्राफ निकल के आ जाएगा, ये धनात्मक विचलन का। ठीक है, ये मान लो मूल बिंदु हमारा है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप 0 से 1 ले लेते हो और यहाँ से फिर यहाँ से अगर 0 और 1 करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के विलयन में जो विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं उनका आप धनात्मक विचलन से ग्राफ दिखा सकते हैं। कि धनात्मक विचलन में दोनों जो ग्राफ खींचे जाएंगे विलेय और विलायक के, और पूरा विलयन का जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ऊपर की तरफ विचलन दिखाएगा। लेकिन अगर इसी को हम ऋणात्मक विचलन में खींचें तो यही सारे के सारे आकृतियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगी।
ठीक है। अर्थात वहाँ पे क्या होगा कि पूरे विलयन का वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाबों के योगफल से कम हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे अगर हम बढ़ें ऋणात्मक विचलन की ओर, मिटाएं, ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन वाले विलयन का या अनादर्श विलयन का स्वरूप। दूसरा वाला ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन। तो राउल्ट के नियम के अनुसार जब हम किसी विलयन में उपस्थित विलायकों के वाष्प दाब की बात करें तो उस विलयन में उपस्थित विलेय और विलायकों के दोनों घटकों के वाष्प दाब का योगफल पूरे विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो यहाँ पर स्थिति आ जाती है दूसरी, जो धनात्मक था उसी का विपरीत स्थिति यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो हम यहाँ कहते हैं कि राउल्ट के नियम अनुसार या नियमानुसार किसी विलयन में उपस्थित घटकों यानी कि वही बात है, विलेय और विलायक घटकों का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर पूरे विलयन से घटकों का जो वाष्प दाब है वो पूरे विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे एक छोटा सा ग्राफ खींचकर इसका। तो ग्राफ देख सकते हैं आप नीचे। इस स्थिति में इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो ये हमारा x अक्ष y अक्ष दोनों अक्ष आप खींच लिए हैं और यहाँ से 0 मान लेते हैं, 0 से मान लेते हैं कि 1 और 0 से 1 की स्थिति। तो यहाँ से अगर हम कोई ग्राफ इस तरह का खींच रहे हैं विलेय और विलायक से, तो ये हमारा यहाँ से जो इनका विचलन दिखाया जाएगा ऋणात्मक विचलन, तो इसमें नीचे की तरफ, इसमें भी नीचे की तरफ, थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, इसमें भी नीचे की तरफ, और इन दोनों का जो परिणामी निकलेगा इसका भी नीचे की तरफ ही विचलन होगा। अर्थात PT स्मॉलर देन यानी छोटा होगा PA प्लस PB से। ठीक है, तो अगर इसको हम PB माने, PB, तो PB छोटा होगा PB नॉट XB, और इसको हम PA माने तो PA छोटा होगा PA नॉट XA से। ठीक है, यही हो गया हमारा ऋणात्मक विचलन का ग्राफ, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आपको ग्राफ भी क्लियर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आप घर पे पढ़ते भी रहिए ताकि आप अपने भविष्य को अच्छा से अच्छा दिशा में ले जा सकें। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो जब इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो जब किन्हीं दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है
मिलाया जाता है तो उनका क्वथनांक वास्तविक क्वथनांक से कम या अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के मिश्रण को प्रकार छूट गया है। इस प्रकार के मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझा देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कोई दो पदार्थ ले लिया, मान लो ये कोई पदार्थ है, इसका अगर क्वथनांक माने तो हम 80 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, और मान लेते हैं दूसरे में हमने जल ले लिया, तो जल का क्वथनांक मान लेते हैं, वो तो मानना क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है। अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने से कोई एक पदार्थ हमको बनेगा। अब ये मिश्रण बने, चाहे पदार्थ बने, चाहे यौगिक बने, जो भी बने, ये बनेगा। तो इसका जो क्वथनांक होगा वो दो स्थितियों में, या तो वो वास्तविक क्वथनांक से अधिक भी हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो इन दोनों में कंडीशन है कि हो सकता है कि ये अधिक भी हो जाए और कम भी हो जाए। तो दो स्थितियाँ इसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक 80 से नीचे मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, और एक 100 से ऊपर मान लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए। स्थिर क्वाथी मिश्रण को भी हम दो प्रकार में बांटते हैं। ठीक, कितने प्रकार में बांटते हैं? दो प्रकार में। कौन कौन से प्रकार? हाँ, एक होता है न्यूनतम या निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, और एक होता है उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए इसका प्रकार की अगर हम बात करें तो कहेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार, स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार। तो लिखेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा न्यूनतम, कह सकते हैं, अच्छा लगेगा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरा हो जाएगा उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है बच्चों, ये दो मिश्रण होते हैं इसके स्थिर क्वाथी मिश्रण के। अर्थात इसकी परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो परिभाषा इसमें यही होती है, मैंने अभी बताया कि ये कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो इसकी परिभाषा में यही बात होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ, यानी भिन्न भिन्न टेम्परेचर वाले, तापमान वाले या क्वथनांक वाले दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो उनका तापमान या क्वथनांक वास्तविक क्वथनांक से यदि कम हो जाता है तो न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। और जब दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वास्तविक क्वथनांक से उनका क्वथनांक अधिक हो जाता है, तो उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो इसकी एक एक लाइन की परिभाषा है। इन परिभाषाओं को लिखकर मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहले के लिए, पहले प्रकार के लिए इसमें लिखेंगे जब किन्हीं दो
भिन्न भिन्न, जब किन्हीं दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले पदार्थों को मिलाया जाता है तो प्राप्त पदार्थ का क्वथनांक वास्तविक क्वथनांक से यदि कम हो तो इसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, बोलिए। न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए। अगर हम बात करें दूसरे की उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण की, तो इस मिटा दे इसको नीचे वाली परिभाषा को, क्योंकि मैं दूसरे की परिभाषा भी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। दूसरी परिभाषा क्या होती है कि जब किन्हीं दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले पदार्थों को मिलाया जाता है तो प्राप्त पदार्थ का क्वथनांक यदि वास्तविक क्वथनांक से अधिक हो जाता है तो इसे उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग कि आपने मेरे लिए इतना बेशकीमती अपना समय दिया और मेरी वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। बस।